मणिपुर समस्या का भयावह उग्र रूप पहले सामने आया था सन 1993 के पंगल हत्याकांड से। तभी पंगल हत्याकांड 3 मई से बेहद हिंसा से शुरू हुआ था। शुरुआत के बारे में कई बातें कही जाती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंसा की भयंकर चिंगारी तभी से समाज को विभाजित करते एक विनाशकारी तांडव रचाती गई। अगले पूरे 5 साल तक यह आतंक का तांडव शुरू ही था। कुछ सालों बाद भीतर से तो काफी शांति महसूस होती थी, लेकिन अंदरूनी अलगाववादी धाराएं तभी भी बह रही थी। दंगों के घाव अब तक दोनों तरफ के समाज के दिलों में अंदर से ताजा थे। फिर आ गया सन 1923। मैतेई और कुकी लोगों के बीच की जातीय हिंसा ने फिर से एक बार उग्र रूप धारण किया था। यह विवाद मैतेई लोगों की लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग से जुड़ा था, जो उन्हें आदिवासी समाजों के बराबर आरक्षण प्रदान करे। यही प्रमुख मांग थी। आदिवासी समुदायों ने मैतेई की मांग का विरोध किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने सभी पहाड़ी जिलों में 3 मई को एकजुटता मार्च निकाला। इम्फाल घाटी की सीमा से लगे चुड़ाचौनपुर जिले और उनके आसपास मैतेई और कुकी आबादी के बीच झगड़े शुरू हो गए। देखते ही देखते इन दंगों ने बेहद उग्र रूप धारण किया। दिन ब दिन मामला और गंभीर रूप धारण कर रहा था। जुलाई तक हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके थे, ऐसा मीडिया का रिपोर्ट था, और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। 4 जुलाई तक लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की खबरें तब प्रकाशित हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य ने मणिपुर को अभी भी बहुत बुरी तरह से कसकर घेरा था। कहते हैं वह शर्मनाक दर्दनाक घटना उसी साल जून महीने में घटी थी। 19 जुलाई को उसी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके कारण हिंसा की ऐसी भयंकर आग भड़कती गई जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। मीडिया ने तब बतलाया 20 जुलाई 2023 को उस वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर आतंक का मामला अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क तक पहुंचा। इस आतंक और भाजपा पर उड़ते कीचड़ ने अब दूसरे राज्यों में भी उग्र रूप धारण करना शुरू किया था। विपक्षी दलों के सांसदों ने राष्ट्रपति शासन की मांग की और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मणिपुर राज्य पर शासन करने से विफल रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी ने आने वाले कर्नाटक चुनाव के अपने सभी प्रचार कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे तुरंत मणिपुर में स्थिति की निगरानी के लिए पहुंचकर लगातार कुछ दिनों तक हर बातों का मुआवजा लेते स्थिति को काबू में रखने हर एक प्रयास जारी रखे। लेकिन वहां दोनों तरफ के लोग तब कुछ भी सुनने की अवस्था में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने और एक बार उन सभी घटनाओं पर भाष्य किया। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद उनका दिल बेहद दर्द और गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन विपक्षियों का श्री मोदी जी को लक्ष्य करने का सिलसिला वैसे ही जारी रहा। हकीकत में भी हादसा अति भयंकर था ही, लेकिन उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल ही गैर था। 75 से 100 लोगों की मृत्यु, सैकड़ों घर जलाए गए, हजारों लोग बेघर हो गए, जिनके लिए सरकार ने रातों रात राहत केंद्रों की सुविधाएं उपलब्ध की। और यह भी हकीकत थी कि ऐसी भयावह स्थिति में आग में केरोसिन डालने का काम करने में कुछ राजनीतिक पक्ष और मीडिया बिल्कुल ही पीछे नहीं थे। वहां के आतंक में दोनों तरफ के घायल लोगों की सेवा करने, उनको राहत देने, अस्पताल पहुंचाने अपनी सेनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी अग्रसर थे, लेकिन किसी भी मीडिया ने इस बात की दखल भी नहीं ली।
जिसे हम आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की रोजाना धज्जियां उड़ाने का काम दिन रात जारी था। संसद के अधिवेशन के दरमियान विपक्ष ने इन मामलों में सरकार को चारों तरफ से घेर लिया। पूरा संसद भवन विपक्षियों के नारेबाजी ने जैसे हिलने लगा है, ऐसी खबरें मीडिया में लगातार बताई जा रही थी, जैसे कोई इकोसिस्टम का भाग बनकर सभी केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यरत हुए थे। इस सभी हंगामों को देखते ऐसा ही माहौल तैयार किया जा रहा था कि बस अब जैसे सिर्फ केंद्र सरकार की बर्खास्ती होनी ही बाकी थी। फिर भी इतना सब कुछ घटते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री जी महामहिम श्रीमान मोदी जी, जो खुद को प्रधानमंत्री ना कहते, देश का प्रधान सेवक कहते हैं, वह खुद देश भर में होने वाली सभी जहरीली टीका टिप्पणियों पर अखंड शांति बनाए रखे थे। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या वो उनकी मणिपुर के लिए बिल्कुल और बेमुरव्वत लापरवाही थी, या प्रधानमंत्री जी के मौन के पीछे का कारण कहीं मन ही मन में वह तो शुरू से यानी सदियों पहले से घटी घटनाओं का मुआवजा लेते, समस्या के मूल तक पहुंचकर समस्या का अंतिम उत्तर खोज रहे थे? हकीकत में तो प्रधानमंत्री जी इस मामले पर 4-5 बार स्पष्ट और सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे। सिर्फ विपक्षियों के रोजाना की बयानबाजी पर बिल्कुल ही अनदेखा अनसुना कर रहे थे, और यही बात असल में विपक्षियों को बेहद चुभ रही थी। वर्ष था 2024 और अचानक एक दिन ब्रेकिंग न्यूज़ सभी मीडिया में फैल गई। वो दिन था 5 जुलाई 2024। वह ब्रेकिंग न्यूज़ थी, प्रधानमंत्री जी ने तोड़ी मणिपुर विषय में चुप्पी। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जुलाई 2024 बुधवार को राज्यसभा के सामने अपनी बात विस्तार से रखी। श्री मोदी जी ने कहा, उनकी सरकार हिंसाग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि हिंसा में लगातार कमी आ रही है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्कूलों कॉलेजों फिर से खुल गए हैं तथा पूर्ण शांति की वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी जी ने सभी से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए कहा कि हम मणिपुर में शांति लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। श्री मोदी जी ने कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा, मणिपुर मुद्दे का राजनीतिकरण करना बंद करें, एक दिन मणिपुर आपको खारिज कर देगा। कांग्रेस ने मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की स्थिति के बारे में आश्चर्यजनक दावे कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी का निवेदन नहीं था, उनके अंतर्मन में चल रहे उस विषय पर के मंथन का वो शब्द रूप था। उस दिन से, उस क्षण से मणिपुर के भाग्य का एक नया दौर ही मानो शुरू हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक अनोखे और भव्यतापूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया। उन 8 उत्तर पूर्व राज्यों के भाग्य बदलने का रोडमैप ही प्रधानमंत्री जी ने उस दिन देश के सामने रखा था। उस महोत्सव का नामकरण भी बहुत ही विचारपूर्वक और कलात्मक दृष्टि से और हमारे प्राचीन धरोहर को उजागर करने वाला था, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का उत्सव है। देवी लक्ष्मी के 8 रूपों को मोदी जी ने उन 8 राज्यों की विशेषताओं से बेहद प्रतिभाशाली रूप से जोड़ा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व है। वहाँ के राज्यों को मिला कुदरती वरदान, वहाँ की निसर्ग संपदा, खनिजों की संपदा एवं साहसिक वृत्ति के नागरिकों की बड़ी सराहना करते आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए उन्हें आश्वस्त किया। जैसे उस अष्टलक्ष्मी महोत्सव का यशस्वी आयोजन हुआ,
उधर मणिपुर के भाग्य के जैसे दरवाजे ही खुल गए। लगातार अनेकों नए विकास के प्रकल्पों का शुभारंभ हुआ। रास्ते और हाईवेज बनने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। अनेकों जनहित के रोजगार बढ़ाने के, लोगों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी थे। दूसरी तरफ दोनों समाजों के साथ सरकार की बातचीत शुरू थी। आपसी विवादों को मिटाकर विश्वास और विकास का नया दौर शुरू करने का महत्व केंद्र सरकार की तरफ से दोनों समुदायों को समझाने के प्रयासों दिन रात चले थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी और स्वयं गृह मंत्री जी बारीकी से हर एक बातों पर ध्यान रखते मणिपुर में शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन प्रयासों की गहराई इतनी सूक्ष्म बिंदु तक पहुंची हुई थी कि एक तरफा सैन्य बल शांति के लिए प्रयास कर ही रहे थे, दूसरी तरफ सरकार हर समाज के गांव-गांव के प्रतिनिधियों तक पहुंचते उन्हें उनका दायित्व अपनापन से समझा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इन प्रयासों को यश प्राप्त होते दिखाई देने लगा। दोनों तरफ के समझदार लोग अब इस नतीजे पर आ गए, आपसी विवादों और दंगों से सिर्फ विनाश ही होते रहेगा। उन्हें अपने परिवारजनों के लिए और खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति बरकरार रखने का महत्व समझ में आने लगा। देखते ही देखते मणिपुर के इतिहास में वो स्वर्णिम दिन भी आ गया। दिन था 12 सितंबर 2025, प्रधानमंत्री जी की मणिपुर यात्रा। जैसे ही मणिपुर की धरती पर पांव रखा, प्रधानमंत्री जी ने बताया, जल्द ही मणिपुर बनेगा भारत के विकास का केंद्र। इस वाक्य को सुनते ही मणिपुर में उत्साह, आनंद और उमंग की लहरें फैली। इस दौरान उन्होंने कुल 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मणिपुर के नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो भविष्य में पूरे पूर्वोत्तर को जगमगाने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की युवा शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का युवा पूरे दिल और आत्मा से तिरंगे की शान के लिए समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले मणिपुर में भारी बारिश शुरू हुई थी। बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए जगह जगह पर उमड़ता जनसागर दिखाई दिया। चुराचांदपुर पहुंचे मोदी जी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्हें मिलने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि मणिपुर में विश्वास और विकास का नया सूरज उग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मणिपुर के वीरों का अहम योगदान भी प्रधानमंत्री जी भूले नहीं। उसकी भी उन्होंने वहां बेहद सराहना की। इस एक दिवसीय दौरे के दरमियान श्रद्धेय मोदी जी ने अपनी झोली से मणिपुर वासियों को भर भर कर मदद और ढेर सारा अपनापन बरसाया। थोड़ा विषयांतरण होगा, लेकिन अब एक नज़र डालते हैं एक अचंभित करने वाले वास्तव पर। सिर्फ पिछले मात्र 3 महीनों में 15 जून से 15 सितंबर 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 13 विदेशों के राजनीतिक दौरों पर और भारत के 19 राज्यों के विकास दौरों के लिए भ्रमण करे हैं। हर जगह पर अलग अलग विषयों पर संबोधनों, विदेशों में भारत की कूट राजनीति और सौहार्द दोनों में समय के अनुसार उचित बर्ताव रखना, इन सभी के साथ साथ विपक्षियों से रोजाना बेबुनियाद आरोपों का होने वाला हमला, यह सभी अविचलित रहते और शांति बनाए रखते अपने देश के विकास का सपना साकार करने हेतु दिन रात कार्यमग्न रहते हैं, वह भी 75 वर्षों की आयु में। यह बातें तो असंभव से भी बढ़कर श्रेणी की है। और दूसरी तरफ वो लोग जो मोदी जी को एकवचनी उच्चारणों से मोदी कहते हैं और दांत दिखाते हंसते रहते हैं, किसी अल्पबुद्धि के बारे में बातें करते होंगे, ऐसा बर्ताव करते हैं और खुद रोजाना सिर्फ बयानबाजी करते करते भयंकर मानसिक थकान महसूस करते दिखते हैं। और दूसरी तरफ मात्र 75 वर्ष के एक युवा रात दिन खपते रहते हैं, और वो भी खुद के लिए नहीं, देश के लिए, यहाँ की जनता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी सैकड़ों कामों को रोजाना एक साथ निभा रहे हैं और उनको नीचा दिखाना, इतना एकमात्र काम करने वाले खुद आज 50-55 की उम्र में भी
भारी थकान और मानसिक विकलांगता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना। अब आते हैं आज के मूल विषय पर, मणिपुर। श्रद्धेय श्री मोदी जी का शुरुआती का मौन मणिपुर को दुर्लक्षित करने वाला घमंडी बर्ताव बिल्कुल ही नहीं था। समस्या का हल निकालने वो उनका अपने अंतर्मन से हो रहा मुख संवाद था और आज तो यह बात सप्रमाण सिद्ध हुई है। मेरे मन में बसा हुआ मणिपुर का 3-4 दशकों पहले का चित्र जल्द ही और खूबसूरत नजारों और आधुनिकता के साथ नए विकसित भारत का अग्रणी राज्य बनकर और लुभावना बनेगा। श्रद्धेय मोदी जी का रोज बदनामी और बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करते अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण रखना यही सही में जहर से भरा प्याला प्राशन करने जैसा ही है। जिन्हें अहंकार के कारणों अच्छे बुरे की भी समझबूझ नहीं रही है, उसका एकमात्र कारण है एक गरीब चाय के ठेले वाले दामोदर दास जी का बेटा। गरीब लेकिन स्वाभिमानी हीराबेन का यह लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस वास्तविकता को वो पिछले 11 सालों से हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। इतने सामान्य परिवार से आया व्यक्ति देश को स्वर्णिम काल में लेकर जाने का काम करते आज विश्व भर में एक श्रेष्ठ नेता बन सकता है। इन सच्चाई को बापजादों ने कमाए पैसों से बने आमिर लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दिन रात श्रद्धेय मोदी जी को नीचा दिखाने के प्रयासों में जुड़ जाते हैं और आज खुद की मंजिल तक भूल गए हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियां मोदी जी के इन महान देश कार्यों का गान हमेशा ही गाती ही रहेगी। श्रद्धेय मोदी जी के 75वें जन्मदिन के मंगलमय अवसर पर मणिपुर की गाथा मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताई है। श्रद्धेय मोदी जी आपके भारत माता और देशवासियों के प्रति के समर्पण भाव को, आपकी अंतर्दृष्टि और भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के प्रति की वचनबद्धता को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी महोदयाः तेषां पावन सप्तति पंचवर्षोत्सवे वयं भावपूर्वकं प्रार्थयामः। दीर्घायुरारोग्यमस्तु। त्वया नेतृत्वेण भारतवर्षः सदा वर्धिष्णुः भवेत्। धर्मे स्थिरो भूत्वा हिताय लोके जनान् प्रबुद्धान् कुरु। भारतस्य जीवेत् शरदः शतं पुण्यं कीर्तिः।